गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। हम लोग अप्रैल का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे सर। आज हम लोग अप्रैल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज अप्रैल कंप्लीट हो जाएगा तो अगली 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 क्लास से फिर आपका मई स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए, तो आगे बढ़ें। पहले एक बार पिछले क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में करे थे। क्वेश्चन नंबर 50 बताइएगा। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन द विजडन अल्मानिक क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023? Who amongst the following has become the first Indian women to win the Wisden Almanac Cricket of the Year 2023? बताइए। ताजुम जी, फिलोसफी का क्लास नहीं चल रहा है ना? करंट में वापस आ जाइए, आप ज़्यादा ही पीछे निकल गए। चलो, विजडन अल्मानिक क्रिकेट ऑफ द ईयर किसने जीता है? करेक्ट आंसर बताओ सर। करेक्ट आंसर इज हरमनप्रीत कौर, ठीक है। करेक्ट आंसर इज हरमनप्रीत कौर। ये हम लोग पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ये कल पढ़ा था। रिसेंटली माना विलेज हैज बीन डिक्लेयर द फर्स्ट इंडियन विलेज। माना विलेज कहाँ पर है? कल ही पढ़ के आए सर इसको। माना विलेज को तो सर कल ही पढ़ के आए, जल्दी से बताइए कहाँ पर है। हाँ जी, माना विलेज आपका उत्तराखंड में, ठीक है। एक और बताइएगा। नहीं, ये तो आगे का है। ओलिकोटू, ये ओल्किलोटू को बताइए। ओल्किलोटू, Europe largest nuclear reactor Olkiluoto has started regular output. It is in which of the following countries? ये Olkiluoto कहाँ लगा है सर? स्वीडन, पोलैंड, फिनलैंड या फिर जर्मनी? Olkiluoto has started regular output. It is in which of the following countries? स्वीडन, पोलैंड, फिनलैंड या फिर जर्मनी? हाँ जी, करेक्ट आंसर इसका सर फिनलैंड था, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोग कल की क्लास में कर चुके थे, ठीक है। ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था। आई थिंक 89, 90। हाँ, क्वेश्चन नंबर 90 तक हो गया था। एप्पल ने अपना पहला स्टोर कहाँ खोला है? मुंबई में खोला है, ठीक है। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। इसके आगे आज हमें स्टार्ट करना था, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Recently, the Uttar Pradesh government has signed a MOU with the Union Ministry of Textile for setting up a textile park under the PM Mitra scheme in which of the following districts? Recently, the Uttar Pradesh government has signed a MOU with the Union Ministry of Textile for setting up a textile park under the PM Mitra scheme in which of the following district? बताइए सर। यूपी गवर्नमेंट ने पीएम मित्रा के तहत एक एमओयू साइन करा है, ठीक है। यहाँ पर कुल मिला के बात हमें पीएम मित्रा समझना है। हमेशा ध्यान रखना, पीएम मित्रा स्कीम किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल से रिलेटेड है। सवाल आएगा तो यही होगा। बाकी लोगों को वॉल्यूम कम लग रहा है क्या? आवाज ठीक लग रहा है कि कम लग रहा है? मेरे हिसाब से तो जैसा ये भी जी नॉर्मल होता है वैसा ही है। थोड़ा सा आ जाए, हो सकता है। हाँ, एक्चुअली आज थोड़ा सा ना जुकाम हो गया था, तो उस वजह से हो सकता है थोड़ा आपको लग रहा है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा तेज बोल लूंगा, ठीक है। चलो जी। तो पीएम मित्रा पार्क की सर बात कर रहा है। रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट हैज साइंड अ एमओयू विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। पीएम मित्रा पार्क क्या है? एक ऐसी जगह सेटअप की जाएगी जहां पर पूरा टेक्सटाइल प्रोडक्शन होगा। वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, वहीं से प्रोडक्ट आपका जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है उसे सप्लाई करके मार्केट भेजा जाएगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था एक ही जगह पे की जा रही है, उस पार्क को कहेंगे पीएम मित्रा पार्क, ठीक है।
ये कहाँ लगने जा रहे हैं? लखनऊ में लगने जा रहे हैं, हरदोई में लगने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन हमारा क्या है? मेन है हमारा सर पीएम मित्रा स्कीम। मेन हम किसकी बात कर रहे हैं? पीएम मित्रा स्कीम की। तो हमेशा ध्यान रखना मित्रा वर्ड किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस होगा, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा, जितनी भी टेक्सटाइल से रिलेटेड फैसिलिटीज होंगी सब यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब इसका पर्पज ये है कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन इंडिया का बढ़ाना है। ठीक है, इंडिया को टेक्सटाइल प्रोडक्शन में आगे जाना है। वैसे भी इंडिया का टेक्सटाइल प्रोडक्शन दुनिया में अच्छा माना जाता है। एक टेक्सटाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, इन प्रोडक्ट्स में हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन हमें अपना बढ़ाना है, उसके लिए सरकार की स्कीम चल रही है पीएम मित्रा स्कीम, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। Recently, it was informed that the Indian Space Research Organization, that is ISRO, will launch Telios 2 satellite of which of the following countries? अब देखो इसरो ने मतलब टास्क ले लिया है दूसरी कंट्रीज की सैटेलाइट लॉन्च करने का। तो एक सैटेलाइट टेलियोस 2 लॉन्च करी है, तो ये सैटेलाइट किस कंट्री की? इसरो ने अभी टेलियोस 2 सैटेलाइट लॉन्च करी है, तो ये किस कंट्री की सर सैटेलाइट है? ये क्वेश्चन है। ओके, तो दो आंसर है, रुथ मारिया जी और डिकोजा जी का सिंगापुर। ओके, अभी जी भी सी सिंगापुर की तरफ जा रहे हैं, तो ठीक है, यूनानिमसली सबका आंसर सी है, सिंगापुर, दैट इज करेक्ट। टेलियोस 2 सैटेलाइट किसकी है? सिंगापुर की। अच्छा, ये सैटेलाइट लॉन्च होती कहाँ से? इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर है, कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसरो का लॉन्चिंग सेंटर कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, ध्यान रखना। या पूछ लेगा सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो ये वर्ड्स ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग इसरो। ठीक है, अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स होते हैं इसरो में, जैसे पीएसएलवी होता है, एक जीएसएलवी होता है। तो इस जीएसएलवी बड़े हैवी लोड को ले जाने के लिए होता है, जैसे चंद्रयान 3 गया था तो उसे जीएसएलवी लेके गया था। ये लॉन्च व्हीकल्स है, मतलब ये वो व्हीकल है जो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए लेके जाएंगे। लेकिन टेलियोस 2 सैटेलाइट हल्की थी तो इसको कौन ले गया? पीएसएलवी ले गया। ठीक है, देखो इसरो में जितना भी कमर्शियल काम है, जैसे इसरो क्या करता है? पैसा लेता है और फॉरेन कंट्रीज या दूसरी कंपनीज के सैटेलाइट लॉन्च करता है, उसका पैसा लेता है। उसके लिए इसरो ने एक अलग एंटिटी, एक अलग कंपनी बना रखी। ठीक है, इसरो के ही अंडर एक अलग बॉडी है जो ये सारे कमर्शियल काम को देखती है। ठीक है, वो कौन है सर? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछे इसरो का सारा कमर्शियल काम कौन संभालता है? NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कभी इसरो का हेडक्वार्टर पूछे तो ध्यान रखना बेंगलुरु में आता है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये बॉडी आपका आती है। ठीक है, चलो ये, और एक और बॉडी है इसरो के अंदर, अंतरिक्ष, उसको भी ध्यान रखिएगा। ये मार्केटिंग आर्म है इसरो का। ठीक है, तो जो भी कमर्शियल काम कर रहा है इसरो, उसका प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट वगैरह कौन करता है? अंतरिक्ष प्रोवाइड करता है। टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज, ये सारा काम कौन करता है? अंतरिक्ष करता है। ठीक है, और जितना भी पैसे का लेन देन है ये सारा कौन करता है? NSIL करता है। ये तो दो बॉडीज है इसरो के अंडर आती है, एक अंतरिक्ष, एक NSIL, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। अभी करंट चेयरमैन कौन है इसरो के? श्री S सोमनाथ जी इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, which of the following countries will host the 23rd edition of the Under 20 FIFA World Cup 2023? इसको बताइए जरा।
एक्चुअली LV-M3 जो है, वो जो GSLV की हम बात कर रहे हैं ना, GSLV का ही ऑफिशियल नाम LV-M3 है। ये आपने ट्विटर ट्विटर पे पढ़ा होगा, जो ट्वीट करा था इसरो ने, वो GSLV Mark 3, GSLV MK3 कहते थे। उसी का जो ऑफिशियल नाम है वो LV-M3 है। ठीक है, तो कतर पे तुक्का जाएगा। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 कौन सी कंट्री होस्ट कर रहा है? ब्राजील, कतर, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना। एंड द करेक्ट आंसर इज, क्या लगा रहे हो तुक्का? अर्जेंटीना, इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर इज अर्जेंटीना। गुड इवनिंग नानी जी। करेक्ट आंसर इज अर्जेंटीना। ठीक है, तो कौन कर रहा है सर इसका होस्ट? अर्जेंटीना कर रहा है। अर्जेंटीना सर कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है? इट इज अ कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ अमेरिका। इधर ब्राजील, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली और पैराग्वे, उरुग्वे, ये आसपास। देखो ये बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, ये वो भी बनाते हैं लिथियम ट्रायंगल। ठीक है, ये तीन कंट्रीज लिथियम ट्रायंगल के लिए फेमस हैं। बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली, ABC कहते हैं। अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, ABC, इसलिए लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर लिथियम बहुत पाया जाता है। ठीक है, लिथियम की जो पैदावार है यहाँ काफी अच्छी है, तो इसलिए ABC लिथियम ट्रायंगल भी बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अर्जेंटीना की कैपिटल ध्यान रखना, ब्यूनोस आयरस। ठीक है, अर्जेंटीना की कैपिटल ध्यान रहेगी सर, अर्जेंटीना की कैपिटल ध्यान रहेगी ब्यूनोस आयरस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, स्पेलिंग यही है। ठीक है, ब्यूनोस आयरस ध्यान रखना, अर्जेंटीना की कैपिटल है। और लिथियम ट्रायंगल ध्यान रखना, और ये होस्ट कौन कर रहा है? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की बात आई तो रिगार्डिंग अर्जेंटीना ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। Recently, which of the following companies has been declared the 2023 Steel Sustainability Champion by the World Steel Association? ठीक है, जितनी भी स्टील प्रोडक्शन कंपनीज हैं उसका एक पूरा एसोसिएशन है जिसे कहते हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। उन्होंने किसी एक कंपनी को 2023 स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन डिक्लेयर किया है। तो वो कौन सी कंपनी है? टाटा स्टील, जिंदल, JSW मतलब जिंदल स्टील वर्क्स, JSW स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल इंडियन कंपनी है, और एक है आपका वेदांता। ठीक है, वेदांता का भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, बट वो कैंसिल हो गया, तभी वेदांता भी न्यूज में था। तो स्टील चैंपियन किसे बोला गया? स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन। सेल सरकारी कंपनी है। ठीक है, सेल सरकारी कंपनी है, ये सब स्टील बनाती हैं ये सारी कंपनीज। तो सी पे तुक्का लगाएंगे। करेक्ट आंसर इज टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील को वर्ल्ड स्टील भी कहा जाता है, सॉरी, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन को वर्ल्ड स्टील भी कहा जाता है। ये इंटरनेशनल ट्रेड बॉडी है, एक एसोसिएशन है जितनी भी दुनिया भर में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं उनका। ठीक है, हेडक्वार्टर ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। इन्होंने टाटा स्टील को क्या बोला है? 2023 स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन, यानी सस्टेनेबल तरीके से, यानी ऐसे तरीके से ये लोग स्टील प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। ठीक है सर, चलो कोई दिक्कत नहीं, दुख वाली बात नहीं है। यहाँ तक चीजें सही चल रही, समझ में आ रहा है तो काइंडली गिव मी थम्स अप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट होने से पूछ सकते हैं। खाता खुल गया, मुबारक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज हैज लॉन्च द किसान संपर्क अभियान, दक्ष किसान एंड किसान साथी IT डैशबोर्ड फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ सर्विसेज फॉर फार्मर्स। ठीक है, तीन स्कीम्स है किसानों के लिए, एक है किसान संपर्क अभियान, दक्ष किसान और किसान साथी। तो किसने लॉन्च करा है? किस स्टेट ने ये तीन स्कीम लॉन्च की? जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, झारखंड या फिर लद्दाख? किसान संपर्क अभियान मतलब किसान संपर्क, इसमें फार्मर से कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है,
दक्ष किसान फार्मर्स को स्किल्स दी जाएंगी प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए, और जो भी फार्मर्स को सर्विसेज दी जा रही हैं उनके लिए एक डैशबोर्ड, एक पोर्टल बना दिया जाएगा, सारी सर्विसेज उनकी डिजिटाइज कर दी जाएंगी। तो उस डैशबोर्ड का नाम होगा किसान साथी। तो ये सब किसने लॉन्च किया है? ये सब करेक्ट आंसर है सर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। Recently, which of the following has become the first state in India to create a DNA database of unidentified bodies? Which of the following has become the first state in India to create a DNA database of unidentified bodies? अभी तक क्या होता था, जैसे मान लो कोई लापता, कोई लावारिस लाश मिली, कई दिनों तक हॉस्पिटल उसे रखेगा, बट उसके बाद किसी मेडिकल कॉलेज को दे देगा या उसको क्रीमेशन कर देगा। ये सब अभी तक किया जाता था अनआइडेंटिफाइड बॉडीज का। लेकिन अभी एक स्टेट ने डिसाइड किया है जितनी भी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज होंगी उनका डीएनए स्टोर किया जाएगा, ताकि मान लो कल अगर किसी की मिसिंग होने की रिपोर्ट मिले और अनआइडेंटिफाइड बॉडी अब हमारे पास से चली गई है, तो हम कंफर्म कर सकते हैं उस बॉडी के डीएनए से जिसको हमने स्टोर कर रखा कि क्या ये वही सेम पर्सन तो नहीं है जो मिसिंग है। ठीक है, तो ये फायदा होगा डीएनए डेटाबेस क्रिएट करने का जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज होती हैं उनका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में, तो जिनके प्यारे खो जाते हैं, ठीक है, उनके उनके जो फिर डीएनए डेटाबेस होगा अनआइडेंटिफाइड बॉडीज का, उससे मैच करके पता करा जाएगा। ऐसा तो नहीं जिस पर्सन की तलाश है अब वो तलाश की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो वरना अभी सब डिलेमा में रहता था, वो पर्सन मान लो अनआइडेंटिफाई रह गया, उसका बॉडी डिस्पोज कर दी और उसके फैमिली वाले डिलेमा में कि वो जिंदा भी है या नहीं। जिंदा रहते तो एक उम्मीद रहती है ना, अगर जब तक क्लियरिटी नहीं हो जाती किसी के बरने की तो एक उम्मीद रहती है कि चलो हाँ ढूंढते रहेंगे। लेकिन अगर अनआइडेंटिफाइड बॉडी से डेटाबेस मैच हो जाएगा तो क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ भाई अब ये पर्सन नहीं रहा, अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपने बॉलीवुड वगैरह में भी देखा होगा, मतलब एक बॉडी जल गई, पहचान में नहीं आ रही किसकी बॉडी है ना, तो वो हीरो जो था किसी और को अपनी अंगूठी पहना के चला जाएगा तो वो हीरो की बॉडी समझी जाएगी, फिर हीरो बाद में धनाके से एंट्री लेगा, है ना, तो ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब जो चोचले जो पहले चल रहे थे बॉलीवुड में, वेब वो इंडियन सीरियल्स में, ये खत्म हो जाएगा। अब खटाक से डीएनए से पता कर लिया जाएगा बॉडी किसकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। द इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 फुटबॉल विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? अब सीआईडी को और मेहनत करनी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगी। द इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप कहाँ पर हो रहा है? उड़ीसा। उड़ीसा देख सकते हो आप, उड़ीसा ये ईस्टर्न कोस्ट पे इंडिया के लाई करता है। उड़ीसा की कैपिटल इज भुवनेश्वर। ठीक है, बॉर्डरिंग स्टेट इधर से झारखंड है, इधर से वेस्ट बंगाल है, इधर से छत्तीसगढ़ है, और नीचे से अगर इधर देखोगे आप तो ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये उड़ीसा है। ये आपके आयरन और मैंगनीज के लिए ये एरिया फेमस है, जैसे आपका सुंदरगढ़, केंदुचार, है ना, मयूरभंज, ये एरियाज आपके फेमस एरियाज हैं उड़ीसा के। हमने एक बार मिनरल रिसोर्सेज पढ़े थे तब मैप देखा था उड़ीसा का, एक बार हम फिर से जब मिनरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे तब इसकी बात फिर से करेंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाओ। Recently, NHAI has announced its plan to develop how many kilometers of digital highways optical fiber cable infrastructure by the fiscal year
2025, यानी हाईवेज के अलोंग ऑप्टिकल फाइबर केबल को फैला दिया जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था, अलग से खुदाई हो रही है, अब लेकिन ये सोचा गया हाईवेज के अलोंग ऑप्टिकल फाइबर केबल को फैला दिया जाएगा। तो हाईवे के अलोंग जितने भी गांव होंगे वो इस ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट हो जाएंगे, ये फायदा होगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल को, इंटरनेट को पूरे देश में बड़े लेवल पे फैलाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। इसमें हाईवे के अलोंग जब ऑप्टिकल फाइबर केबल फैलाया जाएगा तो उसके अलोंग जितने भी एरियाज आएंगे वो धीरे धीरे सब इंटरनेट की पकड़ में आते जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट डिसाइड किया गया है, कितने किलोमीटर की हाईवे डेवलप करने की बात की गई है बाय द ईयर 2025। ये इसका आंसर ये ध्यान में रख के लगाना कि ये नितिन गडकरी कर रहे हैं ना, तो उनका जो टारगेट होता है वो छोटा मोटा नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज 10,000 किलोमीटर। तो बाय 2025 टारगेट है कि 10,000 किलोमीटर तक की ऑप्टिकल फाइबर केबल फैला दी जाएगी। ठीक है, अच्छा एनएचएआई की बात करो तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनएचएआई एक्ट 1988 से इसको क्रिएट किया गया था। तो जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनको क्रिएट करने का काम एनएचएआई का रहता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया तो कौन सा है? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे आप किसको कहेंगे? जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 1367 किलोमीटर का रूट है और हैदराबाद बेंगलुरु में जो 512 किलोमीटर का रूट है उसको पहले आइडेंटिफाई किया है, उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ लॉन्गेस्ट हाईवे ध्यान रखना, कश्मीर से वही कन्याकुमारी, श्रीनगर से एंड तक कन्याकुमारी तक आता है ये, NH44। ठीक है, NH44 ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। चलो ठीक, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर केबल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ OFC। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, जनरल साइंस में पूछ लेता है। OFC वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। नानी जी, इंटरनेट अभी ठीक नहीं चल रहा है तो आप इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ना, क्योंकि अभी फिर नेट नहीं चल रहा है तो अभी बैठने का फायदा नहीं है। और रिकॉर्डिंग में आपके पास ऑप्शन रहता है, आप स्पीड फास्ट करके भी देख सकते हैं ना। तो मान लो 40 मिनट का लेक्चर है तो आप 30 मिनट्स में भी कर सकते हैं। मतलब सारे क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव है। OFC वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। चलो एक ऑप्शन दे देता हूँ, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन 2 मान लो मिराज। ऑप्शन 3 मान लो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन 4 मान लो रिफ्रैक्शन। ये देखो, मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, ठीक है, जनरल साइंस में सब कवर करा रखा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, होता क्या है, अगर मान लो लाइट रिफ्रैक्ट होती है, यहाँ से यहाँ रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, अगर एक एंगल पे लाइट डालोगे तो वो वापस से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक क्रिटिकल एंगल होता है, उस पे लाइट डालोगे, मिनिमम उतने एंगल पे अगर लाइट डालोगे या उससे ज्यादा पे लाइट डालोगे तो लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो इसमें भी एक क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे लाइट दी जाती है तो वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, फिर यहाँ से भी रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो यहाँ पर लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमिना की वजह से रिफ्लेक्ट होते होते ट्रेवल करती है। रिफ्लेक्शन से फायदा क्या होता है, यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब मिनिमम से मिनिमम होती है। ठीक है, तो एनर्जी लॉसेस इसमें बहुत कम होते हैं। TIR का सबसे बड़ा फायदा है एनर्जी लॉस इसमें कम होते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो फ्लो के साथ साथ हीट लॉस बहुत करता है। ठीक है, हीट लॉस बहुत करता है, लेकिन TIR में हीट लॉस नहीं होता है। आपका लाइट की वजह से यहाँ पर आपको हीट लॉस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इट वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ TIR। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? TIR समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? OFC वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR, ये बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Recently, the Asian Infrastructure Investment Bank has signed a host member agreement with which of the following countries to officially open its first overseas office and interim operational hub. Recently, the Asian Infrastructure Investment Bank has signed a host member agreement with which of the following countries to officially open its first overseas office and interim operational hub. बताइए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अपना एक ओवरसीज मतलब एक बियॉन्ड द कंट्री जाके ऑफिस खोल रहा है, तो वो कहाँ खोल रहा है, किस कंट्री में खोल रहा है, ये सीधा सीधा सवाल है। ठीक है, सवाल इतना खास नहीं है। करेक्ट आंसर इज यूएई। कहाँ पर खोल रहा है? यूएई। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीजिंग में है। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में है। ये जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं समझना कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एशियन बैंक है तो उसके सिर्फ मेंबर एशियन हो गए, एशिया के बाहर के भी मेंबर हो सकते हैं। यूएसए भी इसका मेंबर है। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ऑफ द series. Recently, which of the following states has topped the country in terms of person days generation under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme? Recently, which of the following states has topped the country in terms of person days generation under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme? Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh या आंध्र प्रदेश? हाँ जी, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है सर? विच कंट्री हैज टॉप द कंट्री इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जनरेशन, क्या मतलब है सर ये? चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले आपके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखो होता क्या है, परसेंटेज जनरेशन का मतलब होता है, ये जो लाइन है ना, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जनरेशन, परसेंटेज जनरेशन का मतलब होता है कि एक दिन में एक पर्सन कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, मान लो एक दिन के लिए आपने उसे काम दिया, तो जितना वर्क था उसका वो सिर्फ 10% कर पाया या 20% कर पाए या 30%। आपका जितना वर्क अलॉटेड था एक दिन में वो कितना वर्क कर पाया, वो कहलाता है आपका परसेंटेज डेज जनरेशन। ठीक है, तो विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जनरेशन? तो दैट इज राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हैज टॉप्ड। अब मनरेगा स्कीम क्या है? देखो मनरेगा एक बहुत बड़ी स्कीम है। कंट्री की जगह विच ऑफ द टॉप द कंट्री, स्टेट होना चाहिए। कहाँ पर, कहाँ पर लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप द कंट्री इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जनरेशन अंदर? स्टेट कहाँ पर होना चाहिए टेकी गाय?
ठीक है, करेक्ट आंसर इज राजस्थान। मनरेगा एक आप मान सकते हो इनकम इंक्रीज करने के लिए भारत सरकार की अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्कीम है, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें सरकार जो लोग इसमें एनरोल्ड होते हैं मनरेगा स्कीम में, तो उनको साल में 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती कि उनके पास 100 दिन का तो काम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू गारंटी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब वो भले ही 100 दिन में सरकार उनसे कुछ भी करवाए, गड्ढे खुदवा के फिर वापस भरवा दे, कुछ भी करवाए, 100 डेज की गारंटी होती है, इतना उन्हें काम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आप देखो पिछले साल तक 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स एनरोल्ड है मनरेगा में। इससे फायदा क्या होता है, अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट है तो उनकी गरीबी कम होगी। तो जो यूनाइटेड नेशंस ने कुछ हमें पूरी दुनिया को गोल बांट रखे हैं, उन गोल्स को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये पूरे करने हैं बाय 2030। तो उसमें से एक गोल है पॉवर्टी खत्म करनी है, उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। अब पैसा कमाएगा तो भैया वो भूखा नहीं रहेगा, हंगर कम करने में मदद करता है, ठीक है। हंगर कम होगी, पैसा होगा तो अच्छी हेल्थ का ध्यान रखेगा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। पैसा आएगा तो बच्चों को पढ़वाएगा, क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगी, ठीक है। इसमें अगर महिलाओं को भी एनरोल किया जाएगा तो महिलाओं की भी एम्पावरमेंट आएगी, तो जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी कि इसमें महिला पुरुष दोनों अलाउड हैं, ठीक है। और जब पैसा आता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आती है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका सरकार उनसे इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प ले सकती है। मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो मनरेगा के वर्कर्स लगा के वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, क्योंकि कुछ तो काम करवाएगी ना सरकार। और साथ ही साथ महिला पुरुष दोनों ही इसमें काम कर सकते हैं, तो इनइक्वालिटीज को भी कम किया जाएगा इस स्कीम से, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी काफी हेल्प करती है मनरेगा स्कीम। तो वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्कीम है अभी तक की भारत सरकार। क्लियर है सर? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। मनरेगा के बारे में ध्यान रखना सबसे पहले तो फुल फॉर्म, और कितने डेज की एम्प्लॉयमेंट देती है, 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट ये देती है, ठीक है, गारंटी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर चलती है ये मिनिस्ट्री ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन और इस मंथ के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। Recently, which of the following banks has launched the India's first voice biometric authentication banking app? जैसे अभी तक आप कोई भी बैंक की ऐप देखोगे तो वो पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड से काम करते हैं। ये जो बैंक है उसने कहा है कि पासवर्ड के तौर पे आपकी वॉइस रिकॉर्ड भी लगेगा, ठीक है। जैसे रजनीकांत की एक शिवाजी मूवी आई थी, उसका लैपटॉप उसी की आवाज से खुलता था, ये उसी तरह का है ना। तो आपका जो बैंकिंग ऐप है वो आपका वॉइस से खुलेगा। तो वो कौन सी बैंक ने किया? करेक्ट आंसर है सिटी यूनियन बैंक, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक ने ये फीचर इंट्रोड्यूस किया है, वॉइस बायोमेट्रिक लॉगिन ऑप्शन, ठीक है सर। चलिए सर, तो इससे ऑथेंटिकेशन और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो ये था पूरा आपका क्या कहते हैं अप्रैल का करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है, पीडीएफ ऑलरेडी ऐप में अपलोडेड है, सॉरी ऐप में नहीं है, पीडीएफ जो ये क्लास का लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन, क्लास का ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक है। स्टिल कोई दिक्कत आ रही है तो 9990784642 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मेरे को व्हाट्सएप कर देना। कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना, या पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए लिंक भेज दूंगा, ठीक है। अप्रैल और मई तक का अपलोडेड है। तो अप्रैल का तो सर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग मई का करेंट अफेयर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।